किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए कृषि वैज्ञानिक और कृषि के जानकार दिन रात मेहनत करने में जुटे हुए हैं। कृषि जानकारों की माने तो अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। मिशन खेतीबाड़ी आपके लिए ऐसे ही वैज्ञानिक तरीकों से आपको रूबरू कराता रहेगा। कृषि के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन खेतीबाड़ी। शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी खास खबरों की। सिंधौली के ब्योर इलाके में नहर कटने से कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई। नहर विभाग के कर्मचारियों के उदासीन रवैये के चलते किसानों में खासी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से नहर का कटान हुआ है। नहर में 15 साल के बाद पानी छोड़ा गया था, लेकिन सफाई नहीं की गई थी। नहर कटने से केपी सिंह, राम सिंह, संजीव सिंहदार सहित कई किसानों के खेत में पानी जा पहुंचा, जिनसे उनकी फसल खराब हो गई। किसानों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है और फसल नष्ट होने पर मुआवजे की भी मांग की है। भारतीय कृषक दल ने मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच करने के लिए एक महापंचायत की। कार्यक्रम का आयोजन तिलहर चीनी मिल मैदान में हुआ था। इस महापंचायत की अध्यक्षता भारतीय कृषक दल राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद यादव ने की। प्रमोद यादव का कहना है कि वह अपने किसान सहयोगियों के साथ दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। यहाँ पिछले कई दिनों से किसान खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। थाना रौजा क्षेत्र के हथौड़ा गांव के रहने वाले किसान का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रेन से कटने के बाद वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि हथौड़ा गांव का रहने वाला हर्षवर्धन किसानी करता था और किसी तरह से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। ट्रेन से उसके शरीर का निचला हिस्सा कट गया, जिसके बाद वह नाले में जा गिरा। नाले में खड़े होकर वह लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। बाद में इलाज के दौरान 10 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। बरेली रेंज के डीआईजी राजेश कुमार पांडे बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने खुटार पूरनपुर बॉर्डर पर लगाए गए चेक पोस्ट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को खास दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने इस दौरान पुलिस अधिकारियों से किसानों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी ली। आईजी का कहना है कि पुलिस इलाकों में जाकर किसानों से वार्ता कर उन्हें समझाने की कोशिश करे। थाना जलालाबाद के हार कटेटा गांव के रहने वाले किसान राजेश पाल ने गांव के ही कुछ लोगों पर खेत कब्जाने का आरोप लगाया है। राजेश पाल का कहना है कि गांव के ही महेंद्र पाल, सत्येंद्र पाल और पुष्पेंद्र सिंह खेत में फसल नहीं बोने दे रहे हैं। पीड़ित किसान ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। फिलहाल पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है। गौवंशों को सर्दी से बचाने के लिए शाहजहांपुर जिलाधिकारी ने काऊ कोड तैयार कराए हैं। गौवंश के लिए यह कोड जिला कारागार के कैदियों ने वेस्ट मटेरियल से तैयार किए हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने नगर निगम की कान्हा गौशाला पहुंचकर अपने हाथों से गौवंशों को काऊ कोट पहनाए। भीषण सर्दी के चलते गौशाला में गौवंशों का बुरा हाल था, जिसके बाद जिलाधिकारी और जिला कारागार के जेल अधीक्षक के प्रयासों से कैदियों ने पुराने कंबलों और रद्दी सामान से गौवंश के लिए कोट तैयार किए। जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारियों ने अपने हाथों से गौवंश को कोट पहनाया। जिलाधिकारी का मानना है कि इस तरह से गौवंश को सर्दी से राहत मिलेगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कारागार के कैदियों और जेल अधीक्षक की प्रशंसा की। बुधवार को पुआया में किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम के तहत किसान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में पुआया विधानसभा से भाजपा विधायक चेतराम भी पहुंचे। इस दौरान विधायक ने सरकार द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विधायक ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है।
साथ ही कहा कि योगी सरकार ने लघु किसानों के 1 लाख तक के ऋण माफ कर किसानों को भारी राहत दी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को बंडा में किसान यूनियन के सभी संगठनों ने ट्रैक्टर की एक विशाल रैली निकाली। रैली इतनी बड़ी थी कि पुलिस के पसीने छूट गए। किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष ने ऐलान किया है कि वह पुलिस और सेना से नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि पुलिस और सेना किसानों के साथी हैं। दरअसल दिल्ली की तरफ कूच करने से रोके जाने से नाराज किसानों ने बृहस्पतिवार को बंडा थाना क्षेत्र से कई किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में हजारों ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि कानून के खिलाफ और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सैकड़ों किसान बंडा से पुआया होते हुए खुडार पहुंचे। इस रैली ने लगभग 50 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया। उम्मीद से बड़ी किसान रैली देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी ने धान खरीद में धांधली का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पहुंचे यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए धान क्रय केंद्रों पर धांधली करने का बड़ा आरोप लगाया है। मजदूर यूनियन का आरोप है कि जिले में संचालित अलग अलग एजेंसियों के क्रय केंद्रों में धान खरीद में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। मजदूर यूनियन ने जिले में हुई धान खरीद में धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वायुमंडल में मौजूद जैव उर्वरक हमारी खेती में किस तरह से संजीवनी का काम कर सकते हैं, इसके लिए हमने बात की है गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी से। नमस्कार, मिशन खेतीबाड़ी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान में। हम आज बात करने जा रहे हैं कि जैव उर्वरकों का खेती में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे लाभ लिया जा सकता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जैव उर्वरकों का जो है खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों को बताइए कि जो हमारे वायुमंडल में जैव उर्वरक उपलब्ध हैं उनका खेती में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए सर, आजकल खेती में हर जगह लागत की बात हो रही है, किस तरह से हमको अपनी आय बढ़ानी है। तो खेती में आय बढ़ाने का सबसे जो मेन अगर हम देखें तो ये है कि अगर हम अपनी लागत को कम कर ले जाते हैं तो हमारी आय अपने आप ही बढ़ जाती है। तो लागत को कम करने के लिए आपको खेती में जो आपके इनपुट्स हैं उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको क्या डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। अगर आप इनपुट पे लागत को अपनी कम कर ले जाते हैं, इनपुट कम कर ले जाते हैं तो लागत आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसी के उद्देश्य से गन्ना शोध परिषद में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वर्तमान में। आगे भविष्य में और सारे प्रोडक्ट्स की योजनाएं हैं, लेकिन इस समय हम आपसे चर्चा करेंगे जो इस समय वर्तमान में उपलब्ध हैं। पहला हमारा प्रोडक्ट है एज़ोटोबैक्टर कल्चर। एज़ोटोबैक्टर कल्चर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन उपलब्ध है जिसको हम उपयोग करके अपने पौधों के लिए लाभ पहुंचा सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसका फिक्सेशन करके पौधे लाभ लेते हैं। उसके लिए इस कल्चर को खेत में मिलाया जाता है। 10 kg प्रति हेक्टेयर की दर से इस कल्चर का प्रयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लाभ हमारे पौधे ले सकें और उनकी बढ़िया वृद्धि हो सके। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा पीएसबी कल्चर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी एक जैविक प्रोडक्ट है। इसको बायो फर्टिलाइज़र, एज़ोटोबैक्टर और पीएसबी को बायो फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में रखा जाता है। जनरली होता क्या है, जो भी हम फास्फेटिक उर्वरक खेत में डालते हैं उसका पौधे भरपूर उपयोग नहीं ले पाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक जो है हमारी ज़मीन में ही डंप पड़ी रहती है। तो जो ज़मीन में डंप पड़ी है वो उपलब्ध अवस्था में नहीं हो पाती है, इसीलिए पौधे उसको नहीं ले पाते हैं। तो पीएसबी का जो कल्चर है, ये जो फास्फेटिक उर्वरक है, चाहे डीएपी डालें चाहे आप एसएसपी डालें, उसको ये उपलब्ध अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती है, उसका सॉल्युबलाइजेशन कर देती है, जिससे ये उपलब्ध अवस्था में बदल जाते हैं और उसको पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी, जब हमारे वायुमंडल में ये सभी तत्व मौजूद हैं तो इन उत्पादों की क्यों अब ज़रूरत आन पड़ी है हमारे किसान भाइयों को? देखिए, ये सब सारी ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड चीज़ें थीं,
ये जितने भी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको ज़मीन से ही निकाला गया है। लेकिन आज अंधाधुंध रासायनिक खादों, दवाइयों के प्रयोग से आज इनका जो स्तर है वो ज़मीन में बहुत ही कम हो गया है। कहने का मतलब जो इनकी एक संख्या होती थी, एक नॉर्मल इनका एक काउंट होता था जिस पे ये अपना वर्क करते थे, आज वो संख्या बहुत ही नगण्य पहुंच गई है, जिसकी वजह से आज ये अपना काम प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उनको फिर से आर्टिफिशियल मीडियम में तैयार करके एक निश्चित संख्या में उस मिट्टी में, उस खेत में मिलाया जाता है, ताकि ये जो इनकी जैविक क्रियाएँ हैं, जो बायोलॉजिकल सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको ये परफॉर्म कर सकें अच्छी तरह से और पौधे को उसका जो है भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो ये थे डॉक्टर हमारे साथ सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वायुमंडल में जो जैव उर्वरक उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल कैसे खेती में किया जा सकता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन खेतीबाड़ी में। अब बात करेंगे अगले 5 दिन तक मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। बात मौसम के मिजाज की करें तो आज आसमान में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं 10 जनवरी यानी कल आसमान साफ होने का पूर्वानुमान है। कल मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। 10 जनवरी से तापमान में तेजी से गिरावट आने का अनुमान भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी और 10 जनवरी से स्थानीय स्तर पर 12 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी उत्तरी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं बात तापमान की करें तो सप्ताह का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे मौसम में किसान भाइयों को गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करने की सलाह कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है।